जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारे इस चैप्टर में है कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, क्या तत्व है और कैसे इसका वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आप तत्व समझिए, है ना, कि तत्व के बारे में पहला जो वैज्ञानिक है हमारा दार्शनिक अरस्तु। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से, ठीक है, आपको याद रखना है कि अरस्तु के अनुसार क्या होता है कि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्व। अब 5 तत्व कौन कौन सा? अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। मतलब सबसे पहले तो आपको पदार्थ के बारे में कुछ नॉलेज रखना है। जैसे हमको जो दिखाई देता है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे ये एक ब्लैक बोर्ड है, इसको हम महसूस छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये पदार्थ है। हम गंध को महसूस कर सकते हैं, वो एक पदार्थ है। चौक एक पदार्थ है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अरस्तु ने क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो है अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। ठीक है, जो ठोस है उनको धरा के अंतर्गत रख गया, जो हवा में है, जो गंध है, उसको वायु के अंतर्गत रख दिया, ज्वलनशील को अग्नि में रख दिया गया। तो ये विचार था वैज्ञानिक अरस्तु का। लेकिन बाद में लगा किनको, बाद में इनके बारे में विचार किया किन्होंने? रॉबर्ट बायल। ठीक है, रॉबर्ट बायल ने ये विचार किया क्या कि पृथ्वी में जो तत्व है, पृथ्वी में जो जितने भी तत्व है वो इन 5 तत्वों से नहीं बना है। ठीक है, इन 5 तत्वों में सम्मिलित जरूर है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 5 तत्वों से नहीं बना है। जैसे वायु की बात करते हैं, वायु में देखो, हम जब किसी फ्रेश वातावरण में जाते हैं तो वहां का जो वायु रहता है वो अच्छा रहता है। लेकिन यदि हम कारखाने से गुजरे तो कारखानों के पास से जब गुजरते हैं तो कारखाने का जो गंध रहता है वो वायु में मिला रहता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो फ्रेश वातावरण, एक अच्छा वातावरण है, वहां का वायु और कारखाने का वायु दोनों एक जैसा है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है। तो इन्होंने, रॉबर्ट बायल ने कुछ ऐसा ही विचार रखा कि नहीं, जो दार्शनिक जो अरस्तु जी है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्या अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश, उन्होंने, रॉबर्ट बायल ने ये बोल दिया कि पृथ्वी जो ब्रह्मांड है वो इन 5 तत्वों से नहीं बना है, बल्कि इनमें अन्य तत्व भी मौजूद है। ठीक है, और बाद में ये रिसर्चेस भी हुआ, है ना। तो आपको ये भी वैज्ञानिकों के बारे में रखना कि अरस्तु के बाद रॉबर्ट बायल ने ये अपना पहला सुझाव दिया था कि नहीं, ये 5 तत्वों को हटाओ और अन्य भी तत्व है। अब अन्य तत्वों के बारे में रिसर्च किया गया। ठीक है, तो अन्य तत्व जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लोहा, ठोस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ठोस में लोहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आयरन। ठीक है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। लेकिन सभी की यदि हम लोग प्रॉपर्टी देखें, सभी की यदि गुण देखें, तो कहीं ना कहीं सभी की प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में विचार किया गया। अब इनके बारे में विचार किया गया तो हमारे रॉबर्ट बायल के बाद एक अलग वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेवोजियर। ठीक है, आपको इसके बारे में भी याद रखना है कि बायल की कथन पर किसने प्रकाश डाला? लेवोजियर। लेवोजियर ने उसके बारे में विचार किया कि नहीं, बायल जो बोल रहा था वो सही है। अब उसने प्रायोगिक रूप में लाया। ठीक है, उन्होंने प्रायोगिक रूप में लाया क्या? दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि 5 तत्वों में जल सम्मिलित है। ठीक है, वो सही है। अब लेवोजियर, बायल ने बोला कि जल जो होता है, पानी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी ठीक है। तो कहीं का पानी मीठा रहता है, कहीं का पानी खारा रहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें मिश्रण रहता है। तो उन्होंने, लेवोजियर ने क्या किया, ये जल के बारे में एक डेफिनेशन जैसे निकाल दिया कि जल जो होता है, यदि एक शुद्ध जल लिया जाए तो वो बना रहता है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम बोलते हैं जल का सूत्र होता है H2। ठीक है, जल जो बना रहता है वो किससे बना रहता है? तो वो बना रहता है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो हाइड्रोजन है वो अलग प्रॉपर्टीज है, ये ऑक्सीजन है वो अलग प्रॉपर्टीज का है। यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो वो बनाता है जल, जो कि एक तरल में आता है। लेकिन यदि वही ऑक्सीजन कार्बन से मिलता है तो वो बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसके अंतर्गत आता है? वायु। तो यहां पे क्या विचार आया कि भाई ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो एक अलग एलिमेंट है जो विभिन्न चीजों से मिलता है तो अलग अलग टाइप का क्वालिटी देता है।
तो उन्होंने इन जो मिश्रण में से अलग अलग एक एक परमाणु वाले को अलग किया और बताया कि ये सब हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन अलग है, जिसे नाम दिया गया तत्व। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं? तो वो जो एक ही परमाणु से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें नाम दिया गया तत्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक तत्व का अलग अलग क्वालिटी होता है। तो तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। जैसे लिथियम एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, ऑक्सीजन को भी एक तत्व माना जा सकता है, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, मैग्नीशियम तत्व है, एल्यूमिनियम तत्व है, कॉपर तत्व है, जिंक तत्व है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? बहुत सारे हैं। वर्तमान में अभी 118 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च कर चुका गया है। तो ये सभी क्या चीज है? तत्व है जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है। तो आपको पहले ये 3 पॉइंट फिर से एक बार याद कर लेते हैं। दार्शनिक अरस्तु का क्या कहना है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। रॉबर्ट बायर ने बोला कि नहीं, ये जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से नहीं बल्कि इनमें अन्य तत्व भी मौजूद है। उनका प्रायोगिक निष्कर्ष किन्होंने किया? उनका प्रायोगिक निष्कर्ष किया लेवोसियर ने। वो बोला कि भाई तत्व है वो इन 5 तत्वों से नहीं, उनमें अन्य तत्व मौजूद है। तो उन्होंने एक प्रयोग से बताया कि जल में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहता है, तो ऑक्सीजन की क्वालिटी, ऑक्सीजन यदि हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो द्रव बनाता है, यदि कार्बन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है। तो ये होता है तत्व। तो वहां से एक निष्कर्ष निकाला गया क्या कि तत्व क्या होता है? जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, कार्बन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, बहुत सारे तत्व है। लगभग आज वर्तमान में कितने तत्व सम्मिलित हो गए हैं? तो 118 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया गया है। ठीक है, अब बात आती है इन तत्वों का वर्गीकरण। इन तत्वों में सबकी अलग अलग विशेषता है। ये ठोस है लेकिन क्रियाशील है, ये गैस के रूप में पाया जाता है, ये गैस के रूप में पाया जाता है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, लेकिन दोनों का अलग अलग उपयोग है। तो सभी तत्वों का अलग अलग गुण है, अलग अलग उपयोग है, अलग अलग क्रियाशील है ये। तो इनके बारे में वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि इनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए, इसको अलग अलग बांट के रखना चाहिए। देखिए स्कूल में जैसे बच्चे होते हैं तो स्कूल में बच्चों को अलग अलग उसकी क्षमता के हिसाब से बैठाया जाता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। ना कि ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को एक साथ 10वीं में बैठा दे, एक साथ 5वीं में बैठा दे या एक साथ 12वीं में बैठा दे, उसको अलग अलग लेवल में बैठाया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्यों अलग अलग बैठाया जाता है? क्योंकि उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। और यदि एलिमेंट को सबको एक साथ रख दिया जाए तो उसके क्वालिटी का पता कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। इस वजह से तत्वों का वर्गीकरण किया जाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण किया जाना जरूरी था। तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने विचार किए और उन्हीं में से कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके वर्गीकरण के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इधर वर्गीकरण में सबसे पहला जो विचार है वो दिया था डोबेराइनर। ये वैज्ञानिक का नाम है डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर जो थे वो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के ना। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर था, इसका नाम है जॉन डोबेराइनर। ठीक है, तो डोबेराइनर ने क्या किया? तत्वों के वर्गीकरण को, तत्वों को बांटने के लिए, तत्वों को वर्गीकरण के लिए उसने परमाणु भार को आधार माना। आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए डोबेराइनर ने किसको आधार माना? तो ये रहेगा तुम्हारा परमाणु भार। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु भार को आधार माना, मतलब उसने जो वर्गीकरण किया वो परमाणु भार होगा। अब इधर थोड़ा सा एक बार और समझ लेना। देखो, प्रत्येक तत्व का क्रमांक और भार अलग अलग होता है। जैसे एक प्रार्थना की एक लाइन में यदि बच्चे को खड़ा किया जाए तो बच्चे कुछ ऐसे खड़े होते हैं, है ना। तो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तो ये इसका क्रम है, रखने का क्रम हुआ। ठीक है, लेकिन इसका जो वेट इन लोगों के हर बच्चे का एक अलग अलग वेट होता है। वैसे ही तत्वों में परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो होता है उसका कैलकुलेशन कहां से किया जाता है? तो प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या अलग होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है।
तो इन्हीं तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर उसके क्रमांक और उसके भार के बारे में डिवाइड किया गया है, जो मैं एक वीडियो में इसको पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि तत्व के दो मान होते हैं, एक क्रमांक होता है, एक भार। ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन का क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और भार भी कितना होता है, 1 लगभग, है ना। हीलियम का क्रमांक कितना होता है, 2, भार कितना होता है, 4। ठीक है, लिथियम का क्रमांक कितना होता है, 3, भार कितना होता है, 7। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे हैं, मैं 20 तत्वों का क्रमांक और भार एक वीडियो में अपलोड किया हूं, उसको देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो आपको ये क्रमांक और भार में थोड़ा सा अंतर होता है, क्रम अलग होता है, भार अलग होता है। ठीक है, तो डोबे-राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए किसको आधार माना, तो उसने आधार माना परमाणु भार, मतलब उसका एटॉमिक वेट को। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, जो समान गुणधर्म है, मतलब एक क्वालिटी, जैसे ठोस ठोस, द्रव द्रव, या एक टाइप के गुण जो रखते हैं ना, समान गुणधर्म वाले तत्वों का 3 तत्वों का समूह बनाया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उन्होंने क्या किया, 3 तत्वों का समूह बनाया, और इसी को कहा गया क्या, त्रिक कहा गया। ठीक है, इसी 3 तत्वों के समूह को क्या बोला गया, त्रिक बोला गया। ठीक है, अब देखो डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या चीज है, तो ये आपको रखना है कि उसने वर्गीकरण के लिए परमाणु भार को आधार माना, समान गुणधर्म वाले तत्वों का 3 का समूह बनाया, जिसे क्या कहा गया, त्रिक कहा गया। अब उसकी क्वालिटी क्या चीज थी, इसकी विशेषता थी ये कि पहले का परमाणु भार, ठीक है, और अंतिम का भार, मतलब अंतिम मतलब 3 है तो तीसरे का भार हो गया, अंतिम का परमाणु भार, ये किसके बराबर था, तो ये बराबर था मध्य के भार के बराबर। ठीक है, इधर पहले के परमाणु भार और अंतिम के परमाणु भार का औसत आप करना। ठीक है, पहले के परमाणु भार और अंतिम के परमाणु भार का जो औसत था वो किसके बराबर था, मध्य के भार के बराबर था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको याद रखना है, इसमें उसने पहला त्रिक बनाया था इसका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जैसे एक उन्होंने त्रिक बनाया था, तो लिथियम का जो क्रमांक होता है वो भार जो होता है वो 7 होता है, क्रमांक 3 है, भार 7 होता है। सोडियम का जो भार होता है वो 23 होता है, और इसका होता है 39। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि इसका जो एक्चुअल वेट है ये लगभग है, इसका एक्चुअल वेट 6.9 कैलकुलेट होता है ये, और इसका होता है 39.9 होता है, लेकिन ये एक एवरेज निकाला गया है जिससे सरलता से ज्ञात किया जा सकता है उसका न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इनकी जो विशेषता थी किसका, तत्वों का वर्गीकरण का, डोबे-राइनर का त्रिक नियम, इसकी विशेषता ये थी कि पहले का भार और अंतिम का भार का जो औसत है वो किसके बराबर था, मध्य के बराबर। जैसे इसमें पहला एलिमेंट क्या है, लिथियम, तो लिथियम का भार कितना है, 7, अंतिम का भार कितना है, 39, तो दोनों का औसत, तो औसत मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 और 39 कितना हो जाएगा, 46, 46 का बटा 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना आया, 23। ठीक है, जो कि किससे मिलता है, सोडियम के भार से मिलता है। तो इन्होंने ऐसा 3 का समूह बनाया। ठीक है, अब आपको एक बार फिर मैं बताता हूं डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या होता है। डोबे-राइनर के त्रिक नियम में डोबे-राइनर जो था वो जर्मन का वैज्ञानिक था। तत्वों के वर्गीकरण के लिए उसने आधार दिया परमाणु भार को। उसने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों का 3 का समूह बनाया, जिसे कहते हैं त्रिक, जिसकी विशेषता ये थी कि उसने पहले का परमाणु भार और अंतिम का परमाणु भार का जो औसत है वो किसके बराबर था, मध्य के परमाणु भार के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये उन्होंने सिद्ध किया, 7 है, 39 है, ये ऐसे बहुत सारे 2-3 ग्रुप बनाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब बाद में और भी एलिमेंट मिले तो इस तरह से वर्गीकरण नहीं हो पाया। ठीक है, इस तरह से वर्गीकरण नहीं हुआ या ऐसा त्रिक नहीं बन पाया। जब बाद में और एलिमेंट मिले, उस समय लगभग ज्ञात तत्वों की संख्या 33 थी जब इन्होंने बनाया, तो बाद में जब और एलिमेंट मिले तब क्या हुआ, ये वर्गीकरण नहीं हो पाया। इस वजह से ये प्रयास, इनका जो प्रयास था वो लगभग असफल सा हो गया। जब बाद में एलिमेंट मिले तो ये क्वालिटी नहीं दे पाया ये, तो इस वजह से डोबे-राइनर का त्रिक नियम लगभग थोड़ा सा असफल रह गया, लेकिन उनका प्रयास ठीक ठाक रहा। तो ये है हमारे तत्वों का वर्गीकरण का पहला नियम, डोबे-राइनर का त्रिक नियम।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी वीडियो देखते रहिए। अभी मैं आपको और भी बताने वाला हूँ और ये आप नोट कर सकते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अगले वैज्ञानिक जो हमारा था न्यूलैंड का। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम तो आपको याद रखना है। न्यूलैंड जो था वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था। ठीक है, ब्रिटिश का ये वैज्ञानिक था न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड। ठीक है, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए क्या किया, तो डोबे-राइडर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु भार को आधार माना। इसने भी वही काम किया, तत्वों के वर्गीकरण के लिए किसको आधार माना, परमाणु भार को। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने भी तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु भार को आधार माना। डोबे-राइडर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए 3-3 का समूह बनाया था जिसको त्रिक बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए तत्वों को कहां रखा, संगीत के 7 स्वरों में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने संगीत के 7 स्वरों में रखा, लेकिन इसको बोला जाता है अष्टक नियम। देखो जैसे उसमें 3-3 का समूह बनाया, त्रिक नियम बोले, और इसको क्या बोला जाता है, अष्टक नियम। तो 8 होना चाहिए ना। तो इन्होंने तत्वों को वर्गीकरण के लिए संगीत के 7 स्वरों में रखा, लेकिन जब हम संगीत के स्वर को जब हम लोग लाते हैं लय में तो क्या बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा सा वर्ड ही हम ला लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आता है। ठीक है, तो इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए क्या किया, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को संगीत के 7 स्वरों में रख दिया। अब 7 स्वरों में रखने की इसकी विशेषता क्या थी, ठीक है, तो उन्होंने जैसे रखा हाइड्रोजन। अब उस समय हीलियम की खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद आता है, जैसे हम आवर्त सारणी में हमें याद है 20-30 तत्वों का, तो हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम की खोज उस समय नहीं हुई थी, तो हीलियम के बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद फिर आता है क्या, नियॉन। नियॉन की खोज उस समय नहीं होता है, तो नियॉन के बाद उन्होंने रखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसा एक इस तरह से उन्होंने रख दिया। ठीक है, अब उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। अब वर्गीकरण जब किया तो उन्होंने उनको ये तो अच्छा खासा एक वर्गीकरण कर लिए थे, लेकिन उस समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 56 तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार और आगे किया। लेकिन जैसे ही बाद में और अन्य तत्वों की खोज हुई, जैसे बाद में तत्वों की खोज हो गई हीलियम की, बाद में तत्वों की खोज हो गई नियॉन की, और इन्होंने वर्गीकरण किया था कैल्शियम तक। ठीक है, इन्होंने अंतिम वर्गीकरण जो किया था वो कहां तक किया था, कैल्शियम तक। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा अष्टक नियम के लिए समझो। संगीत के 7 स्वरों में रखा, तो ये 7 स्वरों में 7 एलिमेंट रख लिया। अब जैसे नी के बाद सा आता है ना, तो वैसे ही हर 8वां जो तत्व है वो किससे समानता रखता था, पहले तत्व से। हर 9वां तत्व वो किससे समानता रखता था, दूसरे तत्व से। तो ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, अब जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई, अन्य तत्वों की खोज हुई, तो न्यूलैंड उसके लिए तो प्लेस नहीं रख सका था। ठीक है, ये गुणों के आधार पर रखा गया था। अब इसको वो कहां रखे, क्या इसके लिए अलग से और स्वर बनाना पड़ेगा, तो ये वो उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो न्यूलैंड का यह नियम भी लगभग, ये प्रयास जो था वो सफल था। ठीक है, प्रयास शुरुआत में सफल था, लेकिन जब अन्य तत्वों की खोज हुई, ठीक है, अन्य तत्वों की खोज हुई, तो ये जो है इस नियम को असफल मान लिया गया। असफल मतलब अब वो नहीं रख पाया, तो फिर ये नियम को हमको भूलना पड़ा, मतलब छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक वैज्ञानिक जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक है न्यूलैंड, उनका एक प्रयास रहा। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु भार को आधार माना। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56। तत्वों को उन्होंने कैसे वर्गीकृत किया, तो संगीत के 7 स्वरों में रखा। 7 स्वरों में कैसे रखा, तो संगीत के 7 स्वरों में तत्वों को रखा, और हर 8वां तत्व किससे विशेषता रखता था, किससे गुण मतलब समानता रखता था, पहले तत्वों से। ये प्रयास जो है जब इन 56 तत्वों में किया गया तो सफल था, लेकिन जब अन्य तत्वों की खोज हुई तो यह प्रयास जो है वो असफल माना गया। ठीक है, तो आपको ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और बात चलते हैं आगे एक और वैज्ञानिकों के बारे में जिनका नाम है लोथर मेयर। ठीक है, तो लोथर मेयर ये कहां के वैज्ञानिक थे, तो ये थे जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन रसायनों के। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए इसने क्या किया, तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए इसने आधार माना किसको, ठीक है, जैसे
डोवेराइनर ने वर्गीकरण के लिए सिर्फ परमाणु भार को दिया, न्यूलैंड ने भी वर्गीकरण के लिए किसको दिया, परमाणु भार के लिए आधार माना। इन्होंने दो चीज ले लिया, एक परमाणु भार, दूसरा क्या, परमाणु आयतन। तत्व के वर्गीकरण के लिए परमाणु भार और परमाणु आयतन को आधार माना और इसके बीच क्या खींचा, एक ग्राफ। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या खींचा उसने, एक ग्राफ खींचा, मतलब जिसे लोथर-मेयर वक्र कहते हैं। ठीक है, उसने परमाणु भार और आयतन इनके मध्य ग्राफ खींचा। अब उनके ग्राफ की विशेषता ये थी, उसके ग्राफ में इस तरह सा एक ग्राफ बनाया उन्होंने। ठीक है, अब ग्राफ की विशेषता ये थी कि उन्होंने जब ग्राफ में वर्गीकरण किया तो जो उच्चतम बिंदु थे ये, ठीक है, ग्राफ में जो उच्चतम बिंदु थे, उच्चतम बिंदु पे क्या था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। जो उच्चतम बिंदु में थे वो एक टाइप की क्वालिटी रखते हैं। आपको याद रखना है, लोथर-मेयर के ग्राफ में उच्चतम बिंदु पर तत्व थे सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। निम्नतम मध्यम बिंदु पर थे क्या, तो मध्यम बिंदु पर थे क्या, तो मध्यम बिंदु में थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, ये सारे तत्व थे। ये थे कहां पे, मध्यम बिंदु पे, जो उसके वक्र जो बनाया गया था ना उसमें। और निम्नतम बिंदु पर कौन कौन से थे, तो निम्नतम बिंदु पर थे क्या, कार्बन हो गया तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा माफ कीजिए, ठीक है, कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इधर सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया। ये इस तरह से तत्व थे, वो कहां थे, निम्नतम बिंदु पे थे। ठीक है, अब ये जो वर्गीकरण था, तत्वों का वर्गीकरण का, जो लोथर-मेयर का जो वर्गीकरण था वो लगभग सफल था। इनका प्रयास जो था बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ये वर्गीकरण किया उसी समय एक अन्य वैज्ञानिक जो था क्या, जिनका नाम था मेंडलीफ। ठीक है, जस्ट जब ये वर्गीकरण किया, इसने तत्वों का वर्गीकरण किया, तो उसी समय एक अन्य वैज्ञानिक कौन, मेंडलीफ ने भी एक वर्गीकरण दे दिया। अब मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण दिया वो इससे भी बढ़िया था, तो इस वजह से इसका जो है वर्गीकरण उसको इग्नोर कर दिया गया। और इसमें भी एक प्रॉब्लम आया कि इसमें समान गुण वाले तत्व एक साथ नहीं हुए। एक साथ नहीं हुए, इस वजह से इसको भी असफल दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वैज्ञानिक था लोथर-मेयर। तो लोथर-मेयर में आपको याद रखना है, लोथर-मेयर जो था वो जर्मन का वैज्ञानिक था। तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच ग्राफ खींचा। उसके ग्राफ में जो उच्चतम बिंदु थे उसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम था, मध्यम बिंदु पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन था, और निम्नतम बिंदु पे कार्बन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इन तत्वों को रखा गया। ठीक है, यह जो वक्र था वो बहुत ही अच्छा, मतलब इनका जो प्रयास था वो लगभग सफल था। इनमें एक प्रॉब्लम था कि वो समान गुण वाले तत्वों को साथ साथ नहीं रख सका, और इनका जो सारणी है, इनका जो नियम है वो नेगेटिव होने लगा। किसके वजह से, क्योंकि उसी समय एक अन्य वैज्ञानिक जो था मेंडलीफ, उन्होंने इससे भी बढ़िया तालिका बना दिया जिसमें तत्वों का वर्गीकरण जो था वो आसान था। ठीक है, तो क्या है मेंडलीफ का वर्गीकरण, इसको यदि आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें आपको मेंडलीफ का वर्गीकरण और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, आधुनिक आवर्त सारणी, इन दोनों चीजों के बारे में आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इनको उन सभी 10वीं 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट, क्योंकि ये तीनों में पढ़ना है आपको, तो उनका शेयर करने की मदद कीजिए। धन्यवाद।